बच्चों, आज हम भारतीय संविधान का एक टॉपिक पढ़ेंगे संसद। और संसद में आप पढ़ते हैं सबसे पहले लोकसभा। तो आज आप इसे पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। तो संविधान का जो आर्टिकल है 79 इसमें संसद के गठन का उल्लेख दिया है। इसमें बताया गया है कि संसद में कौन कौन शामिल होंगे, अर्थात संसद का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो संसद में आप सबसे पहले देखेंगे, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा आपका होता है राज्यसभा और तीसरा आप इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति। संसद के दो अंग होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। लेकिन इसमें संसद का जो अभिन्न अंग माना जाता है वो राष्ट्रपति को माना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे लोकसभा पर। भारतीय संविधान का आर्टिकल 81 कहता है कि संसद का जो निम्न सदन होगा वो लोकसभा होगा। लोकसभा को हम जनता की सभा कहते हैं, आम लोगों की सभा कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है लोकसभा को। इसके अलावा लोकसभा को संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी जो पहली बैठक है वो 13 मई 1952 को की गई थी। आप ये भी जानते हैं कि भारत देश का जो पहला आम चुनाव हुआ था वो अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। आम चुनाव का मतलब ये होता है जिस पर वयस्क मत अधिकार का प्रयोग होता है। जो लोकसभा है ये संसद का निम्न तथा अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो चुनाव होता है ये जनता के माध्यम से सीधे होता है, जबकि अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी भंग हो सकती है। तो आप देखेंगे इसमें सबसे पहले लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा लोकसभा की स्थापना 17 अप्रैल 1952 को की गई थी। इसके अलावा इसका जो प्रथम बैठक है, लोकसभा की जो प्रथम बैठक 13 मई 1952 को की गई थी तथा भारत देश में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो आप देखेंगे प्रथम आम चुनाव, या इसी को बोला जाता है लोकसभा चुनाव, ये अक्टूबर 1951 से लगा के फरवरी 1952 तक चलता है। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा सदस्य बनने की आप यदि योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन की बात करें, तो आप जानते हैं नंबर 1 क्वालिफिकेशन इसमें लगती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है, इसमें कहा गया है संविधान में कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता में ये कहा गया है बाकी सारी जो योग्यताएं होगी ये संसद तय करेगी। तो ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होती है। इसके अलावा यदि इसके चुनाव की बात करें कि लोकसभा सदस्यों को चुनाव किस प्रकार होता है, तो लोकसभा सदस्यों को चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए किया जाता है। लोकसभा सदस्यों की जो चुनाव पद्धति है वो कहलाती है अग्रता ही विजेता। आपने पढ़ा होगा एक राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित एक चुनाव प्रक्रिया होती है जिसमें आपने पढ़ा होगा एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। एक ये पद्धति होती है और एक होती है अग्रता ही विजेता। तो लोकसभा का चुनाव हो अग्रता ही विजेता।
यदि लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है या मान लिया जाए विधानसभा सदस्य का चुनाव होता है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिलते हैं वो व्यक्ति ही माना जाता है जीता। लेकिन एक चुनाव पद्धति होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। ये राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुए और इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनके चुनाव पद्धति में हम ये पद्धति लागू करते हैं। जबकि जो लोकसभा होता है या विधानसभा होता है उसमें आप देखेंगे अग्रता ही विजेता एक पॉलिसी बनाई गई है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही सदस्य माना जाता है। इसमें आप आगे देखेंगे कि वर्तमान में भारत देश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत देश में जो लोकसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य जो अधिकतम हैं वो 552 है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या अधिकतम वो 552 निर्धारित की गई है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान में इनकी संख्या 545 है। आप सोच रहे होंगे ये 552 और 545 में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विभाजन के पहले यदि आप देखें तो भारत में 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य प्लस 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 29 राज्यों की 530 सीटों पर चुनाव होता है। इसके अलावा 7 केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटों पर चुनाव होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत करता है। तो इस कारण जो संख्या है ये हमारी 552 हो जाती है। लेकिन यदि वर्तमान में देखें तो 29 राज्यों की जो विधानसभा सदस्य वो लोकसभा सदस्यों की संख्या 530, इस पर पूरा चुनाव होता है। 7 केंद्र शासित प्रदेशों की मात्र 13 सीटों पर चुनाव होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सीटें मनोनीत करता है, जिस कारण वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की वर्तमान जो संख्या है वो 545 निर्धारित की गई है। आप जानते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं या जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ये चुनकर जो सदस्य आए हैं इसमें इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है किसी एक विशेष वर्ग के लिए। आगे यदि इसमें बात करें तो सबसे पहले एक बात निकल के आती है धन विधेयक। धन विधेयक वैसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक का हमें उल्लेख मिलता है। धन विधेयक जो होता है ये सबसे पहले हम लोकसभा में रखते हैं। लोकसभा में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि आप जानते हैं लोकसभा का अर्थ होता है लोगों की सभा, अर्थात ये जनता की सभा है। जो पैसा है वो जनता का है, इसलिए सबसे पहले जो धन विधेयक रखा जाता है वो लोकसभा में रखा जाता है। आप जानते हैं धन विधेयक, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक का मतलब होता है धन से संबंधित विधेयक। जैसे मान लिया जाए हमें पुराने टैक्सों को समाप्त करना है, नया टैक्स लाना है, या करों में वृद्धि करना है, या करों की दर को घटाना है, से संबंधित जितने प्रस्ताव होते हैं वो कहलाते हैं धन विधेयक। और धन विधेयक सर्वप्रथम हम लोकसभा में रखते हैं। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका फैसला भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। आगे यदि बात करें, एक आपने पढ़ा होगा राष्ट्रीय आपातकाल। जब आप आपातकाल पढ़ेंगे तो आपको 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 आपका वित्तीय आपातकाल। तो इसमें जो पहला आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, इसके तहत भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। लेकिन फिर भी यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगा दिया जाए राष्ट्रीय आपातकाल, फिर भी यदि इसको समाप्त करना है तो हमें एक छोटा सा प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। छोटा सा जो प्रस्ताव होता है उसमें ये कहा गया है कि कुल सदस्यों का, लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10
या ये कहें कि 10वां भाग यदि हस्ताक्षर कर देता है तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल भारत देश से या देश से हट गया है। तो हमें केवल 1/10 सदस्यों की ही आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगला देखेंगे लोकसभा में, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 545 है। तो तत्कालीन जो देश के प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके शासनकाल में 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में एक फैसला लिया गया कि जो मंत्री परिषद का आकार होगा वो कुल सदस्यों का 15% ही होगा। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि यदि लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होगी, लोकसभा सदस्यों की यदि संख्या मान लिया जाए कि आपकी 545 है, तो 545 में केवल 545 का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, जिसमें आपका प्रधानमंत्री सम्मिलित होगा, यदि वो प्रधानमंत्री है तो वो भी सम्मिलित होगा, जिसमें आपके कैबिनेट मंत्री भी सम्मिलित होंगे, आपके राज्य मंत्री सम्मिलित होंगे, आपके उपमंत्री सम्मिलित होंगे। तो यदि 15% इसका निकालें तो देखेंगे आप लगभग आपका 81 आएगा। अर्थात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम 81 मंत्री ही रह सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अब जो प्रधानमंत्री होता है, एक आपने देखा होगा या सुना होगा, एक कैबिनेट मंत्री होता है, फिर आपके राज्य मंत्री होते हैं, फिर आपके उपमंत्री होते हैं। तो इसमें अंतर क्या होता है? एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है मंत्रिमंडल और एक होता है आपका मंत्री परिषद। तो सबसे पहले यदि हम मंत्रिमंडल की बात करें कि मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल में आप देखेंगे प्रधानमंत्री होता है और कैबिनेट मंत्री भी होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के सम्मिलित रूप को हम मंत्रिमंडल कहते हैं। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। जैसे मंत्रिमंडल में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा प्लस और आपकी जितने कैबिनेट मंत्री होंगे वो सम्मिलित होंगे। इन दोनों से मिलकर ही आपका मंत्रिमंडल बनाया जाता है। तो ये तो मंत्रिमंडल है। अब मंत्री परिषद किसे कहते हैं ये भी आप देख लीजिए। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है? मंत्री परिषद में आप देखेंगे प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, मंत्री परिषद में राज्य मंत्री सम्मिलित होते हैं, इन्हें स्वतंत्र प्रभार भी हैं कुछ, और इसमें आप देखेंगे उप मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। इन सभी का जो कार्य, इन सभी का जो सम्मिलित रूप है वो कहलाता है आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, लेकिन मंत्रिमंडल जो है इसका आकार छोटा होता है। जो कैबिनेट मंत्री होता है, जो कैबिनेट मंत्री होता है वो अपने विभाग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वो इन सब का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री भी एक प्रकार का कैबिनेट मंत्री होता है, लेकिन बस ये सभी मंत्री परिषद का मुखिया होता है, इसलिए हम इसे प्रधानमंत्री कहते हैं। यदि इसमें आगे बात की जाए कि जो मंत्री परिषद है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल जो 83 का 3 है वो कहता है कि जो मंत्री परिषद होगी ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसमें आप आगे देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत देश, या ये कहें कि देश के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर
जिन्हें हम जीवी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, यानी स्पीकर थे। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आप जानते हैं श्री ओम बिरला जी हैं, जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। यदि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आगे यदि बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष कौन व्यक्ति बन सकता है, ये लोकसभा अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो आप इसमें पढ़ेंगे कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है, अभी निश्चित नहीं है कि सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाए, फैसला यही होता है, तय यही किया जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा वही लोकसभा अध्यक्ष होता है। जैसे वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, इसमें आप देखेंगे जो बीजेपी का सबसे विशिष्ट व्यक्ति होगा या जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा उसी को हम लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन ये प्रावधान नहीं है किसी वरिष्ठ को ही बनाया जाए। कभी कभी क्या होता है, वरिष्ठ को अलग करके किसी नए को बना दिया जाता है, तो वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही कहलाता है। बस ये होता है कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, अर्थात लोकसभा जो अध्यक्ष होता है ये लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। अब लोकसभा अध्यक्ष, आप जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है सदन की जो कार्यवाही है, लोकसभा सदन की जो कार्यवाही है उसका संचालन करना। नंबर 2 काम आता है कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला भी कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तीसरा कार्य ये आता है गणपूर्ति कोरम। गणपूर्ति जो कोरम होता है वो कुल सदस्यों का 1/10 होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 545 है, 545 में यदि 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा की जो बैठक होगी उसे हम स्थगित कर सकते हैं। तो ये कहलाता है गणपूर्ति कोरम। तीसरा इसका कार्य क्या है, तीसरा कार्य ये होता है, आपने पढ़ा होगा भारतीय संविधान का आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कोई एक्ट है, कोई बिल है, वो एक सदन में पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में पारित नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के माध्यम से दोनों सदनों को बुलाता है, अर्थात लोकसभा को भी बुलाता है, राज्यसभा को। तो सदन बुलाना या संयुक्त अधिवेशन बुलाना कार्य किसका है, राष्ट्रपति का है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखेंगे, आप जानते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, जानते हो, उपराष्ट्रपति को देता है। तो जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी सूचना सबसे पहले किससे देता है, तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को देता है कि महोदय माननीय श्री राष्ट्रपति जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है, ये लोकसभा में बात बताई जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष सभी के समक्ष ये बात रखता है, बताता है कि भाई हमारे महामहिम श्री राष्ट्रपति जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया है। तो लोकसभा अध्यक्ष का एक कार्य ये भी होता है। आगे देखेंगे एक कार्य लोकसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण होता है, वो कार्य क्या है। एक आपने पढ़ा होगा कि मत बराबर आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है, उसका जो यह मत होता है वो कहलाता है निर्णायक मत। जैसे मान लिया जाए कोई एक्ट बना या कोई कानून बना या कोई बिल बनना है तो पक्ष होता है और विपक्ष भी होता है। यदि मान लिया जाए पक्ष और विपक्ष, पक्ष के तरफ 100 वोटिंग है और विपक्ष के पास भी कितनी है, 100 है, तो मत कैसे हैं, ये बराबर हैं। तो मत बराबर आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करता है, उसका यह जो मत होता है वो कहलाता है निर्णायक मत। यदि मत बराबर नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है, यदि पक्ष के साइड मान लिया जाए कि 150 वोट है, विपक्ष के पास मात्र 100 वोट है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। ये यदि मान लिया जाए कि पक्ष के पास 150 है और विपक्ष के पास भी 151 है, तो ऐसी कंडीशन में भी लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करेगा। अपने मत का प्रयोग कब करेगा,